माय डियर फ्रेंड, मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट के नाम आपके साथ में डिस्कस किए, मैंने आपके साथ 5 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। मैंने आपके साथ जो डिस्कस करने हैं इसमें वो 5 कॉन्सेप्ट मुझे आपके साथ में डिस्कस करने हैं और इन पांचों के पांचों कॉन्सेप्ट के अंदर एक वर्ड कॉमन है और उस वर्ड का नाम है फ्रॉड। माय डियर फ्रेंड, अगर हमें इस चैप्टर नंबर 4 को अगर हमें डिस्कस करना है तो उसके लिए हमें इस फ्रॉड वर्ड के ऊपर पूरी तरह से एनालाइज करना होगा। और अगर हमने इस फ्रॉड को एनालाइज कर लिया तो इस चैप्टर का मल्टीपल एरिया, मैं कह सकता हूं 50 to 60% एरिया समझने में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रॉड वर्ड सुनते के साथ ही ना आपको कुछ दिमाग में आता होगा, कुछ ना कुछ तो माइंड में आता होगा कि भाई फ्रॉड, मैंने बोला फ्रॉड, अचानक आपके माइंड में आया होगा कि फ्रॉड का मतलब हाँ ठीक है, उसने मेरे से कुछ गलत किया था या इस टाइप से कुछ ना कुछ आपके माइंड में आता होगा और वो बिल्कुल सही आपके माइंड में आ रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं फ्रॉड की, तो फ्रॉड के ऊपर हमारा आईपीसी इंडियन पेनल कोड एक अलग डेफिनेशन देता है। मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर बात करूं, उसमें एक सेक्शन 17 है, उसके अंदर फ्रॉड को अलग डेफिनेशन दी गई है। और अगर मैं हमारे ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इसमें जो हमारा AS 240 है उसमें फ्रॉड को लेकर के एक अलग मीनिंग डिफाइन की गई है। लेकिन अगर उनके ओवरऑल मीनिंग की बात करूं तो फ्रॉड को केवल और केवल एक कॉमन वर्ड आपस में जोड़ता है और उसका नाम है इंटेंशनल। यानी कि अगर मैं कोई भी काम इंटेंशनली करता हूं, सारे काम हम इंटेंशनली करते हैं, लेकिन जो मैं इंटेंशनली काम कर रहा हूं उस इंटेंशन से होने वाला रिजल्ट एक इलीगलिटी के ऊपर लेकर के जाता है, एक मिसरिप्रेजेंटेशन की ओर लेकर के जाता है, एक गलत एरिया की तरफ लेकर के जाता है। दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। सर मतलब समझ में नहीं आया, कहीं पर कंफ्यूजन है हमें। मतलब क्या सर? मतलब सिंपल सी बात बच्चों, फ्रॉड का मतलब होता है अगर आप कोई भी काम इंटेंशनली करते हैं और वो एक इलीगल तरीके से किया जाता है और उसके थ्रू अगर आप जानबूझ करके किसी को नुकसान पहुंचाते हैं या उससे अगर किसी को नुकसान होता है और वो आपने इंटेंशनली किया है और उसका इंपैक्ट इलीगल मोड में आपको कन्वर्ट कर देता है, दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। सिंपल सी बात, मैं अगर कोई भी काम करता हूं, मेरा पर्पज है प्रॉफिट कमाना, बिल्कुल ठीक बात है, मेरा पर्पज है प्रॉफिट कमाना, मुझे प्रॉफिट कमाना है, मैं एक नॉर्मल बिजनेस कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, दैट्स नॉट फ्रॉड। लेकिन अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूं किसी को इंटेंशनली चोट पहुंचाने के लिए, दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। सर समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल दीजिए। मैं सपोज कीजिए, फ्रॉड के ऊपर आपने काफी बार अभी न्यूज में भी देखा होगा, आजकल बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने हैं, नीरव मोदी का है, किंगफिशर के ओनर का है, और भी बहुत सारे हैं जो कि मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ कंपनीज है जिसमें कि फ्रॉड के बारे में आपने सुना होगा कि उसने फ्रॉड कर दिया, उसने फ्रॉड कर दिया। मैं उसी का एग्जांपल लेता हूं। मैं बैंक के पास में जाता हूं और मैं बैंक से कहता हूं कि भाई मेरे को इतने रुपए का लोन चाहिए। बैंक कहता है ठीक है, आप ये सारे के सारे पेपर मुझे दे दीजिए, हम आपको लोन डिसबर्स कर देंगे अगर आप हमारे क्राइटेरिया में फिट होते हो। मैं वहां पर जाता हूं, मैं अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करता हूं और मैं उनकी जो क्राइटेरिया है उस पर खरा उतरता हूं, मैं उनको सेटिस्फाई करता हूं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाता हूं और वो मुझे लोन डिसबर्स कर देते हैं। दैट्स नॉट फ्रॉड। सेकेंड एस्पेक्ट, मेरी इंटेंशन है कि मेरे को लोन लेना है, मेरा कोई व्यापार नहीं है, मुझे उस पैसे से एंजॉय करना है। मैं बैंक के पास गया, मैंने बैलेंस शीट ड्राफ्ट करी, उसके जो भी डॉक्यूमेंट उसने मांगे सारे के सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स उसके अकॉर्डिंग ड्राफ्ट करके उसको दे दिए। यानी कि मेरा बिजनेस इतना अच्छा नहीं है लेकिन मैं अपने बिजनेस को अच्छा दिखा करके मैं लोन ले देता हूं। और जो मैंने लोन लिया वो मैंने ना पे करने के इंटेंशन से लिया,
दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। यानी कि यहां पर मैंने अपना काम किया लेकिन उसके एवज में मैंने बैंक को नुकसान पहुंचाया, दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। मैंने लोन लिया, बैंक को मैंने इंटरेस्ट दिया, मैंने अपना व्यापार ग्रो किया, वो फ्रॉड नहीं है। मैंने लोन लिया ना पे करने की इंटेंशन से और उल्टे सीधे पेपर दे करके मैंने लोन लिया, दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। यानी कि बैलेंस शीट के अंदर एक होती है विंडो ड्रेसिंग, मतलब उसको स्मार्ट बनाना, वो फ्रॉड नहीं है। लेकिन गलत फिगर्स को डालना वो फ्रॉड है। आज हम यहां पर इसी टॉपिक पर, इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या है गलत, क्या है सही, क्या है फ्रॉड, क्या नहीं है फ्रॉड, किस तरीके की मैनिपुलेशन को कहते हैं फ्रॉड, किस तरीके की वर्किंग को हम फ्रॉड नहीं कहते हैं। हम ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ये मैंने आपको बताया था। 5 टॉपिक मुझे इसके अंदर डिस्कस करने हैं। अब मैं इसके अंदर क्या क्या डिस्कस करने चाह रहा हूं, मैं ये आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। नंबर 1, मीनिंग ऑफ फ्रॉड, मैं ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैसे तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा, बट फिर भी डिटेल्ड डिस्कशन हम करेंगे। नंबर 1, मीनिंग ऑफ फ्रॉड। नंबर 2, द टाइप ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। Number 3, the reason behind management and employees committing fraud. Number 4, duty of auditor. Point number 4 में क्या है? Duty of auditor. आपके कान खड़े होने जाने चाहिए। ऑडिटर से रिलेटेड बात है यहां पर कि ऑडिटर की ड्यूटी क्या क्या होंगी। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। Number 5, circumstances relating to possibility of fraud. And number 6, auditor's responsibility in case of withdrawal from engagement. यानी कि यहां पर आपको ऑडिटर की ड्यूटी भी देखनी है, यहां पर आपको ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी है। ये दोनों चीजें आपको यहां पर देखनी होंगी जो कि आपसे रिलेटेड है। यानी कि देखा जाए तो यहां पर ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज है, ऑडिटर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिगार्डिंग फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग फ्रॉड, रिगार्डिंग दिस चैप्टर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आज मैं अब आपके साथ में कॉन्सेप्ट नंबर 1 डिस्कस करने जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैंने क्या बताया था आपको? मीनिंग ऑफ फ्रॉड। मेरे ख्याल से समझ में तो आपको आ गया होगा कि क्या मैं बोलने जा रहा हूं इस टॉपिक में। अगर मैं ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे डिस्कस करूं तो इसके अंदर SA 240 फ्रॉड की मीनिंग बताता है। और ये क्या है ये मैं आपको बताता हूं। ये है एन इंटेंशनल एक्ट। ओहो, डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड में पहला वर्ड क्या है जो मैंने शुरू में बोला था आपको? पहला वर्ड है एन इंटेंशनल, और यही क्रक्स है फ्रॉड का। एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स, an intentional act by one or more individuals among the management, those charged with governance, employee or third party involving the use of description to obtain an unjust or illegal advantage। यानी आपने कोई इंटेंशनली काम किया, आपने कोई इंटेंशनली वर्क किया, किस पर्पस के लिए? टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। यानी कि बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं मीनिंग ऑफ फ्रॉड, 3 वर्ड और मीनिंग ऑफ फ्रॉड खत्म। नंबर वन इंटेंशनली, नंबर 2 फॉर द पर्पज ऑफ अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। यानी कि अगर आपने कोई भी जानबूझ के काम किया
किस पर्पस के लिए? एक इलीगल एडवांटेज लेने के लिए। दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। लेकिन अगर मैं ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से या AS 240 के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बोलना चाहूं तो वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू SA 240, the auditor's responsibility relating to fraud in an audit or financial statement define the term of fraud as, वो क्या डिफाइन करता है? An intentional act by one or more individuals, an intentional act by one or more individuals among management, those charged with governance, employee or third party involving the use of deceptions to obtain an unjust or illegal advantage. मेरे ख्याल से इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल, मैं कोई भी इलीगल या अनजस्ट, जो कि मेरे लिए जस्टिफाई नहीं होता, वो बेनिफिट लेता हूं कोई इंटेंशनली गलत काम करके, कोई इलीगल काम करके मैं अनजस्ट बेनिफिट लेता हूं। दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। मतलब लोन ना देने के पर्पज से लोन लेना, या जो बैंक ने पेपर मांगे हैं, जो डॉक्यूमेंट उसने मांगे हैं कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें दे देंगे। सपोज करो बैंक कहता है अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ रुपीस है तो आपको 10 करोड़ रुपए तक का हम लोन दे देंगे। मेरा बिजनेस जिसके टर्नओवर केवल 5 करोड़ है, वो मैंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, जीरो ही तो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ा दो। 5 CR में एक जीरो और बढ़ा दी, मेरी टर्नओवर कितनी होगी? 50 CR, और जितने भी खर्चे सब में जीरो 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 बढ़ा दो। हो गया मेरा बैलेंस शीट तैयार, हो गया मेरा P&L तैयार, हो गए मेरे बैंक के लिए पेपर तैयार। बैंक देखेगा अच्छा 50 करोड़ की टर्नओवर, बट एग्जैक्टली मेरी टर्नओवर कितनी है? 5 करोड़ की। मैंने लोन कितना लिया? 10 करोड़। क्या मैं कभी रीपे कर पाऊंगा? क्या मेरी इंटेंशन है उस लोन को रीपे करने की? नो, नेवर। अगर मेरी टर्नओवर ही 5 करोड़ है और मैं 10 करोड़ रुपीस का लोन लेता हूं, और 10 करोड़ रुपीस अगर मैं 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेता हूं, तो मेरा पर एनम इंटरेस्ट होता है 1 करोड़ 20 लाख रुपीस। और अगर मैं 5 करोड़ का बिजनेस करता हूं और मेरा अगर 30% GP ग्रोस प्रॉफिट है, तो मेरा ग्रोस प्रॉफिट कितना बनता है? 1 करोड़ 50 लाख रुपीस। और 1 करोड़ 50 लाख रुपीस में से मैं 1 करोड़ 20 लाख रुपीस अगर मैं इंटरेस्ट पे कर देता हूं, तो भाई साहब 10 लाख रुपए में तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और भी बहुत सारे होंगे। क्या मैं कभी भी लोन रीपे कर पाऊंगा? ये तो मैं केवल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। अगर मैं प्रिंसिपल भी दूं तो मेरा तो कैश फ्लो ही खराब हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। ये होता है फ्रॉड। अब यहां पर ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है? भाई साहब 5 करोड़ की टर्नओवर 50 करोड़ कैसे हुई? जरा सेल के बिल दिखा दीजिए सारे के सारे। जरा एक बार पूछ तो ले जिनको आपने गुड्स सेल करी है। क्या पता वो 50 करोड़ की का टर्नओवर दिखा रहा है तो वो कहे कि हाँ मैंने इसको सेल किया, इसको सेल किया, इसको सेल किया, इसको सेल किया। घर का ही तो प्रिंटर है, सेल के इनवॉइस बनाए और सेल दिखा दी। नो, यहां पर ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देखे कितनी टर्नओवर है, कितनी सेल है, क्या GST की रिटर्न में उतनी सेल हुई है या नहीं हुई है। वो सारी की सारी चीजों को रिकंसाइल करना और देखना कि कहीं इस बैलेंस शीट में, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड तो नहीं है। आई थिंक आपको इसके बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहता है डेफिनेशन, यानी कि SA 240 क्या कहता है। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ऑल्दो फ्रॉड is a broad legal concept, but for the purpose of SAs, the auditor is concerned with fraud that cause a material misstatement in a financial statement. वैसे तो अगर देखा जाए तो फ्रॉड बहुत वाइड टर्म है, बहुत वाइड टर्म है, लेकिन अगर मैं एसेस के एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहां पर केवल और केवल फ्रॉड सिमट जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर के।
यानी कि यहां पर फ्रॉड का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ छेड़ा खानी। मेरे ख्याल से जो भी टॉपिक्स अभी हमने डिस्कस किए हैं इससे रिलेटेड पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आप एक बार इनको रीड कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें नंबर 1, एज पर ऐसे, कौन सा ऐसे है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या उसमें फ्रॉड के बारे में डिफाइन करता है। अभी हमने बताया था ऐसे 240, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए 265, 260, 240 एंड डी इज नन ऑफ द अबव। मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट इज 240। ऐसे 240 के अंदर सारी की सारी चीजों को डिफाइन किया गया है रिगार्डिंग, आई थिंक कॉन्सेप्ट नंबर 1 में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अंदर वैसे भी अगर हम देखें तो क्रक्स केवल एक ही चीज है, वो है फ्रॉड, और दूसरा क्रक्स है इंटेंशनली कोई भी गलत काम करना। तीसरा क्रक्स है ऐसे 240। फोर्थ क्रक्स है इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जब आप इस टॉपिक को रीड करेंगे तो आप प्लीज किसी के साथ भी चीटिंग करना वो दिमाग में मत रखिएगा। आपको केवल और केवल फोकस करना है फ्रॉड रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने क्या क्या गड़बड़ी की है या किसी ने क्या क्या गलत किया है, किस लिए, एडवांटेज लेने के लिए क्या किया है, इलीगल काम किया है, टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेजेस। हमें केवल उस पर फोकस करना है, हमें अपने को सीमित करना होगा। अदरवाइज तो आप कहाँ चले जाएंगे, आप आईपीसी में चले जाएंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चले जाएंगे, आप बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हर जगह फ्रॉड का अलग अलग डेफिनेशन होती है। लेकिन क्रक्स इज इंटेंशन, और उसका सार है फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेजेस वाया इलीगल एक्ट। कोई भी इलीगल एक्ट करते हुए अनफेयर एडवांटेजेस उठाना इज कॉल्ड फ्रॉड, दैट्स ऑल। लेकिन हमें यहां पर क्या फोकस करना है, ओनली एंड ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर के। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट नंबर 2, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड। तो बच्चों अगर मैं यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड की बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो क्या क्या है? नंबर 1, फ्रॉड इज द इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट। फ्रॉड इज द इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट। एंड नंबर 2 इज फ्रॉड इज अ ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट। बच्चों अगर मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो वो है फ्रॉड इज इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट। बच्चों इंटेंशनल, यहां पर फ्रॉड का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इंटेंशनल। पता है बच्चों इंटेंशनल क्या होता है? जानबूझ के कोई गलत काम करना। पता है फ्रॉड के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक इंटेंशनल और दूसरा अनफेयर एडवांटेजेस। इंटेंशनल, अनफेयर एडवांटेजेस, ऑब्जेक्ट इलीगल, दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। यानी कि मैं कह सकता हूं, अगर मैं मैथमेटिकल इक्वेशन से आपके साथ डिस्कस करूं, इंटेंशनल प्लस अनफेयर एडवांटेज प्लस इलीगल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फ्रॉड। सर अगर यहां पर इंटेंशनल वर्ड को हटा दिया जाए और अनइंटेंशनल वर्ड को यहां पर रिप्लेस कर दिया जाए, बच्चों अगर आप अनइंटेंशनल करोगे तो दोनों के दोनों बाकी वर्ड अपने आप वहां से हट जाएंगे। क्योंकि अगर आपने कोई भी काम अनइंटेंशनली किया है तो वो फ्रॉड है ही नहीं। फ्रॉड कब होता है? जब आप कोई भी काम इंटेंशनली करते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन किया गया है। यानी कि फ्रॉड इज इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं इंटेंशनली कुछ गलत डालता हूं, दैट्स कॉल्ड फ्रॉड।
मैं एक ऑर्गेनाइजेशन, मैं यहां पर अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन एज्यूम कर रहा हूं और मैं बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार कर रहा हूं और उसमें मैं इंटेंशनली कुछ गलत करता हूं, यानी मैंने सपोज कीजिए सेल किया ही नहीं बट मैं सेल दिखा रहा हूं ताकि मेरी टर्नओवर इंक्रीज हो जाए, या मैंने खर्चा किया ही नहीं बट मैं वो खर्चा दिखा रहा हूं, दैट्स कॉल्ड इंटेंशनल। और उससे आप क्या कर रहे हैं, कोई अनफेयर एडवांटेज ले रहे हैं, और ये सारी चीजें क्या है, गलत, दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। यानी कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज फ्रॉड इज इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट। यानी कि अगर आपसे कोई एरर या कोई गलती होगी, भाई सिंपल सी बात है, बोला जाता है कि एक इंसान से गलती हो जाती है, तो अगर कोई गलती हुई है, गलती का मतलब वो इंटेंशनली नहीं किया है, तो वो फ्रॉड की डेफिनेशन में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई चीज उसने इंटेंशनली किया है तो वो फ्रॉड की डेफिनेशन में आ जाएगा। सर एक बात बताइए, सपोज कीजिए हम किसी का ऑडिट करते हैं और ऑडिट करते समय बुक्स में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, कुछ चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, कुछ चीज़ें हम मतलब सैंपल बेस पर, अगर हम ऑडिटिंग कर रहे हैं सैंपलिंग बेस पर कि भाई ये कर लो ये कर लो ये कर लो, तो उस केस में अगर कोई ऐसी चीज़ हमसे छूट जाती है जो कि हमें देखनी चाहिए थी, तो क्या वो फ्रॉड की डेफिनेशन में आएगा? नो, वो फ्रॉड की डेफिनेशन में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज मैंने देखी और वो गलत है और उसके बावजूद भी मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं, तो यहां पर मिली भगत हो जाएगी, दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। मैं अगर सत्यम के केस की बात करूं, सत्यम के केस में ऑडिटर और मैनेजमेंट ने मैनिपुलेशन की तो वो फ्रॉड की डेफिनेशन में आई, और जब फ्रॉड की डेफिनेशन में आई तो उस केस में सीए के ऊपर भी एक्शन हुआ और कंपनी के ऊपर भी एक्शन हुआ, दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। मैं बहुत सारे केसेस आपको ऐसे बता सकता हूं जिसमें एक कंपनी ने लोन लिया एंड दे आर कैपेबल फॉर द लोन, उनको डिसबर्सल हुआ, उन्होंने अपना बिजनेस रन किया। अब सपोज कीजिए मैं आज की डेट में बात करता हूं आपसे कोरोना वायरस की, मैंने 31 मार्च को अपनी बैलेंस शीट के बेस पर लोन लिया, या मेरा डिसबर्सल हुआ 1 मार्च को, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट परफेक्ट, मेरा बिजनेस परफेक्ट, सब कुछ एवरीथिंग इज परफेक्ट। 1 मार्च को मेरे को डिसबर्स हुआ 10 करोड़ रुपए, मेरे ऊपर सारे के सारे एक्सपेंसेस जो भी डिसबर्सल के होते वो सारे के सारे मेरे ऊपर आगे बढ़े, मेरे अकाउंट में पैसा शो हो गया। अचानक 22 मार्च 2020 को मोदी जी कहते हैं लॉकडाउन, पूरे के पूरे देश को उन्होंने बंद कर दिया। कितने टाइम के लिए? धीरे धीरे अगर देखा जाए तो नियर अबाउट 3 मंथ्स के लिए। कोई बिजनेस नहीं चल रहा। उसने 10 करोड़ रुपीस का डिसबर्सल किस लिए लिया? उसने 10 करोड़ का लोन किस चीज के लिए लिया? ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। लेकिन जब इंडिया ही बंद हो गया तो बिजनेस कहां से ग्रो होगा? मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मेरे एग्जांपल में जिस बिजनेस के लिए लोन लिया गया वो एसेंशियल गुड्स नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर एसेंशियल गुड्स होती फिर तो बात दूसरी है, ये एसेंशियल गुड्स नहीं है फॉर एग्जांपल। तो उस केस में क्या होगा, उसको 3 महीने तक उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ा, सारे के सारे एक्सपेंसेस करने पड़े, सब कुछ करना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी पेइंग कैपेसिटी, रिपेइंग कैपेसिटी खत्म हो गई और सोने पे सुहागा। उसका सारा का सारा बिजनेस सपोज कीजिए चाइना के साथ था, चाइना के साथ और इंडिया के साथ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ बैन कर दिया गया। जहां वो 100 करोड़ रुपीस की टर्नओवर करता था, उसकी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर टर्नओवर रह गई 5 करोड़ रुपीस। क्या यहां पर बैंक के एम्प्लॉइज ने और कंपनी ने मिलकर फ्रॉड किया? नो, दैट्स नॉट फ्रॉड। यहां पर कोई फ्रॉड नहीं है। वो बेशक पैसा नहीं दे पाया बट वो फ्रॉड की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। यहीं पर कुछ लोग हैं, अरे भाई ठीक है कोरोना आ गया है, बैंक भी मोनिटोरियम देगा, सब कुछ देगा, हमें पैसे भी देने नहीं है, एक काम करते हैं ले लेते हैं लोन। मोदी जी ने अनाउंस किया है 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, ले लो लोन, बुक्स वगैरह थोड़ी बहुत तैयार करो क्योंकि प्रीवियस ईयर का कौन ऑडिट कर रहा है, ठीक है करो, साइन करा दिए, बुक्स वगैरह सब कुछ दिखा करके बैंक को दी कि हम तो जी एमएसएमई के अंदर है, आप हमें 2 करोड़ का लोन दे दो, जबकि उसकी कैपेबिलिटी है ही नहीं इतनी, 20 लाख तक वो लोन नहीं ले सकता। उसने 2 करोड़ का लोन ले लिया। उसने फायदा उठाना चाहा इस सिचुएशन का, कोरोना सिचुएशन का, उसे डिसबर्सल भी हो गया, बट दैट इज फ्रॉड।
क्योंकि उसने उस सिचुएशन का फायदा उठाया, इलीगल तरीके से लोन लिया और उसकी इंटेंशन उसको रीपे करने की नहीं थी। ये सब कुछ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। नंबर 1, फ्रॉड इज इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट एंड सेकेंड इज फ्रॉड इज अ ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट। लेकिन हमें ब्रॉड डिस्कशन नहीं करना। सर और इससे ज्यादा ब्रॉड क्या करोगे? बच्चों यहां पर मैं ब्रॉड डिस्कशन का बात कर रहा हूं कि यहां पर फ्रॉड केवल और केवल ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जा रहा है और ऑडिटर केवल और केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर के ही बातें करता है। किसी कंपनी के डायरेक्टर ने अगर किसी पर्सन के साथ में कोई फ्रॉड कर दिया है तो उसके लिए ऑडिटर या बुक्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कोई कवरेज नहीं है, उसके लिए ऐसे 240 कवर नहीं होता। अगर कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने अपने किसी दोस्त के साथ फ्रॉड किया जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है तो वो इस कॉन्सेप्ट के अंदर कवर नहीं होगा, क्योंकि फ्रॉड इज अ ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट बट फॉर योर सिलेबस दैट इज रिलेटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्रॉड कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स में। नंबर वन क्या है? फ्रॉड इज इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट एंड नंबर 2, फ्रॉड इज अ ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट। बच्चों अब बेसिकली हाउ टू राइट इन एग्जाम में आपको कैसे लिखना है वो हम लोग देखते हैं। उसके लिए आप नोट के अंदर मार्क कर लीजिए। सबसे पहले बच्चों, मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम आइदर फ्रॉड और एरर। प्लीज बच्चों अंडरलाइन द वर्ड फ्रॉड और एरर, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और क्रक्स बेटा फ्रॉड और एरर के ऊपर ही डिपेंड करता है इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का। आगे चलते हैं। द डिस्टिंग्विश फैक्टर बिटवीन फ्रॉड एंड एरर इज वेदर द अंडरलाइंग, बट अंडरलाइंग क्या होता है? उससे जुड़ा हुआ पार्ट। वेदर द अंडरलाइंग एक्शन that result in the misstatement of the financial statement is intentional or unintentional। बेटा अंडरलाइन द वर्ड इंटेंशनल। इंटेंशनल को आप 4 बार अंडरलाइन कर लो और अनइंटेंशनल को आप 1 बार अंडरलाइन कर लो। इंटेंशनल कोरिलेट होता है फ्रॉड के साथ, अनइंटेंशनल रिलेट करता है एरर के साथ। अगर अनइंटेंशनल है दैट मीन्स वो एरर है, इंटेंशनल है दैट मीन्स वो फ्रॉड है। यानी कि आप फ्रॉड को सर्कल करें तो उसे कोरिलेट कर ले इंटेंशनल के साथ, उधर अगर आप एरर को सर्कल करें तो उससे रिलेट कर ले अनइंटेंशनल के साथ। देयरफॉर इट इज clear from the above that the fraud deals with intentional। सर हम तो वास्तव में परेशान हो गए इस इंटेंशनल वर्ड को सुन के, तो बेटा अंडरलाइन कर लो ना। फ्रॉड डील विद इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन बट एरर ऑन द अदर हैंड रेफर टू अनइंटेंशनल मिस्टेक इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इंटेंशनल इज इक्वल टू फ्रॉड, अनइंटेंशनल इज इक्वल टू मिस्टेक। इंटेंशनल इज इक्वल टू फ्रॉड, अनइंटेंशनल इज इक्वल टू एरर। दैट्स ऑल। नंबर 2, फ्रॉड इज very broad legal concept, but for auditors it is limited to the statement of accounts only। तो बेटा यहां पर आपको अंडरलाइन करना होगा accounts वर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड। ओके, इसके अलावा अब हम लोग डिस्कस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Question number 1, which of the following is the characteristics of fraud? सर इसमें आप क्या बताओगे? हमें खुद आंसर पता है। नंबर 1, fraud is intentional। नंबर 2, fraud is broad legal concept। नंबर C, both A and B and D, none of the above।
तो बेटा क्या आंसर होगा इसका? आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि इसका आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी। हाँ सर, बहुत देर होगी सुनते सुनते, अभी भी हम क्या इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल यही है, सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन फ्रॉड, एक्सप्लेन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्रॉड। सर अब फिर से मत यही क्वेश्चन रीड करो आप, प्लीज आगे चलो, पता है हमें ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है बच्चों पता है जो ये क्वेश्चन आप कह रहे हो सर ये बेकार में पक चुके हैं, इस क्वेश्चन को सुनते सुनते ये नवंबर 2008 में आया था, और वो भी 1 नंबर का नहीं, पूरे 5 मार्क्स का। और मुझे उम्मीद है आप पूरे के पूरे 5 मार्क्स लेकर के आओगे इसमें। हाँ तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 का क्या नाम है? दैट इज इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट रेलिवेंट टू द ऑडिटर। इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट रेलिवेंट टू द ऑडिटर, इसका मतलब है कि मिस स्टेटमेंट ऑडिटर से रिलेटेड कितने तरह के होते हैं? देयर आर ओनली 2 टाइप्स। नंबर 1, misstatement resulting from fraudulent financial reporting. Number 2, misstatement resulting from misappropriation of asset. बच्चों यहां पर ना जो डिस्कस किए जा रहे हैं वो 2 पॉइंट डिस्कस किए जा रहे हैं। नंबर 1 रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड नंबर 2 मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। यानी कि यहां पर जो ऑडिटर है वो यहां पर 2 तरह की गड़बड़ी कर सकता है। क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है ऑडिटर से? नंबर 2, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कुछ फ्रॉडलेंट रिप्रेजेंट करे या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करे। बच्चों सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बच्चों पता है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑडिटर के ऊपर ना बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होती है? मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कंधों पर कितना भार है। आप एक वो देखिए, एक साइकिल है और उस साइकिल के अंदर आपका कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं एक मीडियम वर्गीय पर्सन, यानी कि मैं एक मीडियोकर फैमिली से हूं या कोई भी एक मीडियोकर फैमिली से है, उसका पहला पर्पस क्या होता है? उसका पहला पर्पस होता है कि जो उसने कमाया वो एक सेफ जगह उसे लगाए। सेफ जगह कहां लगाए? जहां से उसे थोड़ा रिटर्न भी आए। अगर वो सेविंग बैंक में रखता है तो क्या होगा? उसे मिलेगा 3% या 4% इंटरेस्ट। अगर वो एफडी में रखता है तो उसे कितना मिलेगा? केवल और केवल 5% to 6% इंटरेस्ट पर एनम। और अगर आप ये सोचते हैं कि एफडी में या बैंक में पैसा रखना सेफ है तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आरबीआई पहले दिया करता था केवल और केवल 1 लाख रुपए तक की गारंटी, और जब ये यश बचेगा कोई नहीं, क्योंकि फ्रॉड की एग्जिस्टेंस कभी ना कभी खत्म होती है, कभी ना कभी उजागर होती है, क्योंकि एक गलती को छुपाने के लिए उसे 10 गलतियां और करनी होती हैं, और उन 10 गलतियों को छुपाने के लिए उसे और बहुत सारी गलतियां करनी होती है, और लास्ट में वो गलतियां सामने आती ही आती हैं अगर वो गलत इरादे से की गई हैं। अगर वो मिस्टेक होती, मिस एप्रोप्रिएशन होता, अगर वो मिस्टेक होती, मिस्टेक कह सकते हैं हम उसे, अगर वो मिस्टेक होती तो वो फ्रॉड की डेफिनेशन में नहीं आता और वो तुरंत पता भी चल जाती। लेकिन फ्रॉड उसको बकायदा प्रॉपर तरीके से उसे छिपाया जाता है। ऑडिटर का काम है उस चीज को निकाल के प्रेजेंट करना और इन्वेस्टर्स को बचाना, जो एक पब्लिक है उसकी हितों की रक्षा करना। छोटी मोटी कंपनी जो लिस्टेड नहीं होती उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां पर भी फर्क पड़ता है बैंकर के ऊपर। तो इसलिए बच्चों हमेशा याद रखना, चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे मीडियोकर कंपनी हो, चाहे लिस्टेड कंपनी हो, चाहे अनलिस्टेड कंपनी हो, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसमें मिस एप्रोप्रिएशन नहीं होना चाहिए, उसमें मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर हुआ दैट्स कॉल्ड फ्रॉड, और अगर फ्रॉड हुआ तो उसकी पेनल्टी ऑडिटर
कंपनी और इन्वेस्टर तीनों को भुगतनी पड़ती है। और इन्वेस्टर एक वो पर्सन होता है जो एक इनोसेंट पर्सन होता है और उसके ऊपर मेजर इंपैक्ट पड़ता है, रातों रात वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए प्लीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फ्रॉड नहीं होना चाहिए। और होता क्या है ये आपको पता चल गया होगा कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में छेड़खानी करना, चीजों को छिपाना, जिसका इंपैक्ट बहुत गलत पड़ने वाला है। और दूसरा होता है बच्चों मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। मिस एप्रोप्रिएशन भी नहीं होना चाहिए एसेट्स के साथ। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब मिस यूज ऑफ द एसेट। कंपनी की गाड़ी कंपनी के पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए, ना कि डायरेक्टर के पर्सनल पर्पस के लिए। कंपनी के अंदर अगर एक गाड़ी की जरूरत है तो तुमने 10 गाड़ी क्यों परचेज की है? और अगर आपके यहां पर एम्प्लॉय मारुति से आ सकते हैं तो आप उस केस में मर्सिडीज क्यों परचेज कर रहे हैं? अगर आपको स्टेटस बनाना है तो एक गाड़ी से बनाइए, आप 50 गाड़ी लग्जरियस गाड़ी क्यों ले रहे हैं? और दूसरी बात, अगर आपके यहां पर ट्रांसपोर्ट है, मतलब कि सपोज कि ट्रक है, तो वो कंपनी के गुड्स को लाने ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होना चाहिए, ना कि फैमिली के सामान को ले जाने के लिए यूज हो। अगर आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उस केस में जो सीमेंट और सरिया है वो कंपनी जो प्रोजेक्ट बना रही है उसमें यूज हो, ना कि कंपनी के डायरेक्टर के यहां पर वो सीमेंट और सरिया जा रहा है। इस तरह से मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। आई थिंक इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। हाउ टू राइट इन एग्जाम, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है उसके लिए आप अपने नोट्स में मार्क कर लीजिए। Now we will start concept number 4. Concept number 4 is types of fraud committed in financial statement. Concept number 4. बच्चों मैं अब आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कितने तरह के फ्रॉड हो सकते हैं। नंबर 1 फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड नंबर 2 मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। बच्चों फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपके साथ ऑलरेडी डिटेल्ड डिस्कशन कर चुका हूं इन कॉन्सेप्ट नंबर 3, जिसमें मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर फ्रॉडलेंट जाती है तो उसका इंपैक्ट इन्वेस्टर के ऊपर, उसका इंपैक्ट कंपनी के ऊपर और उसका इंपैक्ट आप मतलब ऑडिटर के ऊपर क्या पड़ता है। इन्वेस्टर बर्बाद हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर सीबीआई, ईडी इनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और वो कंपनी खत्म होने लगती है। और ऑडिटर जिसने उन सभी चीजों में सपोर्ट किया और फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व हुआ, उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया जिसने आपको मेंबरशिप नंबर दी, उसके ऊपर वो एक्शन लेता है। और एक ऑडिटर को इस फ्रॉडलेंट रिप्रेजेंटेशन से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि जितना भागीदार इस केस में कंपनी के प्रमोटर, ओनर, डायरेक्टर्स होते हैं, उतने ही आप जिसने बैलेंस शीट के ऊपर साइन किया है वो होते हैं। क्योंकि जब बैलेंस शीट या रिपोर्ट को साइन किया जाता है तो उसमें सबसे ट्रस्टवर्दी पर्सन होता है जिसके ऊपर इन्वेस्टर भरोसा करता है, दैट इज यू, वो आप है, ऑडिटर है, जिसके बेस पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। साथ ही साथ अगर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है, पहली बात तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होना ही नहीं चाहिए। अगर हो रहा है देन यू हैव टू रिपोर्ट अबाउट दैट। एसेट का मिसयूज नहीं होना चाहिए। अगर आप एक रियल एस्टेट कंपनी है तो उस केस में कंपनी का जो क्लोजिंग स्टॉक है, दैट इज डस्ट,
सीमेंट हो सकता है, वो लोहा हो सकता है, वो जो भी चीज है XYZ, वो सारी की सारी चीजें जिस प्रोजेक्ट के लिए लाई गई है वहीं पर यूज हो। ऐसा ना हो कि कंपनी के किसी रसूलदार एम्प्लॉय के बिल्डिंग को या उसकी कोठी को सजाने में उस सारे के सारे स्टॉक को यूज किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, खर्चे डाले जा रहे हैं कंपनी में, लेकिन वो खर्चा एक्चुअल में हो कहां रहा है? कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, ओनर्स, उनके लिए। आप लोग मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट भी समझ चुके हो एंड फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी समझ चुके हो। अगर मैं आपसे बात करूं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। मेरे ख्याल से आपको समझ ही गया होगा। गुड्स के बारे में तो मैंने आपको बताया क्लोजिंग स्टॉक में, जैसे रियल एस्टेट है, या मैंने गाड़ी का एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आपके साथ में डिस्कशन किया था। एंड नंबर 2 इज मिस एप्रोप्रिएशन, या हम कह सकते हैं डिफ्लिकेशन ऑफ कैश, यानी कि कैश की चोरी, कैश का मिसयूज। सर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का आपने एग्जांपल दिया और हमें समझ में भी आ गया कि एक ये गुड्स है, इसका गलत यूज हो रहा है, या कंपनी ने रेंट पर बुक किया हुआ है फार्म हाउस, लेकिन उसमें जाता कौन है? केवल और केवल कंपनी के डायरेक्टर्स, एंजॉय करने के लिए। भाई क्यों आप 5 लाख रुपए महीने का रेंट दे रहे हो? कंपनी ने होटल्स में अपनी मेंबरशिप ली हुई है, अरे भाई क्यों ले रखी है? कंपनी ने एक फार्म हाउस रेंट पर लिया हुआ है, थ्रू आउट द ईयर उसका रेंट जाता है पूरे के पूरे साल का 5 लाख रुपीस पर मंथ से 60 लाख रुपीस का। क्यों? यूज किस पर्पज के लिए हो रहा है? कोई मीटिंग नहीं होती है। मीटिंग कहां पर होती है? फार्म हाउस पर थोड़ी ना होती है। मीटिंग कहां पर होती है? होटल्स में हो सकती है, या आपके खुद की जो कंपनी का प्रीमाइसेस है उसमें होगी मीटिंग। दूसरा, आपने देखा भी होगा कई बार तो छोटे छोटे लेवल पर, हम जैसे सीए फर्म है हमारी, या आपकी जो सीए फर्म होगी, या आप खुद अपने आप देखते होगे जब आप सीए एज अ आर्टिकल किसी कंपनी में आर्टिकलशिप करते हैं, सीए फर्म में आर्टिकलशिप करते हैं, तो आप क्या करते हैं? अरे यार सीए नहीं है या सर नहीं है, चलो निकाल लो प्रिंट आउट नोट्स के। दैट्स कॉल्ड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। गुड्स का जिस पर्पज के लिए यूज किया जाना था वो उस पर्पज के लिए यूज हो ही नहीं रही है। दैट्स कॉल्ड मिस एप्रोप्रिएशन, या उसका गलत यूज हो रहा है और उसका इंपैक्ट कंपनी के ऊपर पड़ रहा है। चलो ठीक है, फोटोकॉपी तो एक छोटी सी बात होगी, मैं इंपैक्ट आपके साथ में बात करने जा रहा हूं। कंपनी रेंट पर डायरेक्टर्स की फैमिली घूमने के लिए जा रही है और खर्चा कौन कर रहा है? कंपनी। वाई? अरे भाई जब कंपनी के डायरेक्टर्स जा रहे हैं तो फिर कंपनी क्यों खर्चा करेगी? दैट्स कॉल्ड डेफ्लिकेशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिसयूज ऑफ द कैश। या डायरेक्टर्स के नाम से पता है बहुत सारे पेटी कैश एक्सपेंसेस का एक लेजर क्रिएट कर देता है, इंप्रेस्ड अकाउंट। डायरेक्टर के बिहाफ पर डायरेक्टर के सारे खर्चे कंपनी कर रही है। भाई क्यों? या कंपनी के अंदर कैश निकाल के रखा गया कि भाई जैसे सपोज कीजिए लेबर, मतलब रियल एस्टेट कंपनी होती है, तो उस केस में एम्प्लॉइज जो कि लेबर जो होती है उसके काम करने के लिए हम लोग कंटिंजेंसी कैश अपने जहां प्रोजेक्ट चल रहा होता है वहां पर रखते हैं। लेकिन उसका जो सुपरवाइजर होता है वो क्या करता है? वो दिखाता है भाई किसी कंपनी के अंदर सब। मैंने एक ऑडिट किया था, उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। कंपनी का ओनर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 100 लेबर के लिए पर डे वेजेस भेजता था, लेकिन जब ऑन द स्पॉट जाकर के उसका ऑडिट किया गया तो वहां पर केवल और केवल 60 लेबर काम किया करती थी, 40 लेबर तो केवल ऑन पेपर थी। दैट्स कॉल्ड डिफ्लिकेशन ऑफ कैश, यानी कि वो 40 लेबर का कैश कहां जा रहा होगा? उस सुपरवाइजर के पास में। वो उस कैश की क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है, वो उस कैश का मिसयूज कर रहा है। जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो कैश यूज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वो कैसे ऑडिटर निकालेगा? वो ऑडिटर निकालेगा उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन करके, उसके वाउचर को वेरीफाई करके। तो इसलिए मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड डेफ्लिकेशन ऑफ कैश, आई थिंक आपको दोनों की दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं फिर से आपके साथ में रिपीट कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 4, टाइप्स ऑफ फ्रॉड कमिटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज
divided in two parts. Number one, fraudulent financial reporting and misappropriation of asset. And further misappropriation of assets is divided in two parts. Number one, misappropriation of goods and defalcation of cash. I think आप लोगों को कॉन्सेप्ट नंबर 4 समझ में आ गया होगा. अब मैं हाउ टू राइट एन एग्जाम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं. एग्जाम में आपको कैसे लिखना है अब हम वो देख लेते हैं और आप अपने नोट्स में मार्क कर लीजिए. चलिए, सबसे पहले हमें डिस्कस भी क्या करना है, हमें वही सारी चीज डिस्कस करनी है, वो दोनों के दोनों पॉइंट्स. चलिए इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं. नंबर 1, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. बच्चों इसमें ना जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको प्लीज आप हाईलाइट कर लीजिएगा, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ताकि आप एट ए ग्लैंस उसको देखते समझ जाए कि इसका क्रक्स इस एक वर्ड में है. Fraudulent financial reporting involve intentional misstatements. बच्चों underline the word intentional misstatement. Include omission of amounts or disclosures in financial statements to deceive financial statement users. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाला इन्वेस्टर उस चीज को रीड करके वो उकसावे में आ जाता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कर, जबकि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, फ्रॉड है. आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी. मैं अब चलता हूं पॉइंट नंबर 2, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट. बच्चों मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 2. नंबर 1 गुड्स, नंबर 2 कैश. चलिए रीड करते हैं. मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट इज ऑफन accompanied by false or misleading record or documents in order to conceal the fact. Please underline the conceal of fact that the assets are missing or have been pledged without proper authorization. बच्चों कई बार क्या होता है, ये जो वर्ड दिया ना, और have been pledged without proper authorization, इसका मतलब क्या हुआ, ये बच्चों फोकस करता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से. बैंक ने लोन का डिसबर्सल किया 50 करोड़ रुपीस का अगेंस्ट अ बिल्डिंग. बच्चों मैं बिल्डिंग का एग्जांपल ले रहा हूं, जबकि गुड्स की डेफिनेशन अगर मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करूं तो उसके अंदर एसेट में, गुड्स के अंदर फिक्स एसेट कवर नहीं होती. बट मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर गुड्स को एक वाइडर मीनिंग, यानी कि उसके अंदर मैं एसेट को कवर करते हुए आपके साथ में एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप इस चीज को ढंग से समझ सकें. मैं यहां पर बात करता हूं आपसे फिक्स एसेट की. बिल्डिंग का वैल्यूएशन किया जाता है 50 करोड़ के अगेंस्ट 70 करोड़, जबकि एक्चुअल में उसका वैल्यूएशन है 20 करोड़ रुपीस. तो हमें इस चीज के लिए देखना चाहिए क्या प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा, प्रॉपर वैल्यूअर के द्वारा, सर्टिफाइड वैल्यूअर के द्वारा वैल्यूएशन हुआ है नहीं हुआ. और साथ में गूगल पे सर्च मार लो सर्कल रेट ऑफ दैट प्रॉपर्टी या मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी, आपके सामने आ जाएगा कि कहीं वो वैल्यूअर भी तो झूठा नहीं है. सो हमें ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए. It involves the theft of an entity's asset and is often perpetrated by employee in relatively small and immaterial amount. However, it can also involve management who are usually more able to disgrace conceal. आई थिंक बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी आपको. नाउ अब हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, क्योंकि हमने अभी डिस्कस क्या किया, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नंबर 2 मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट. मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट, नंबर 1 गुड्स एंड नंबर 2 कैश. मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, अब मैं इसके ऊपर बात करने जा रहा हूं. बच्चों गुड्स मींस स्टॉक,
पता है गुड्स में यहां पर एक वाइडर मीनिंग हो गया, स्टॉक वर्ड जैसे यहां पर लिखा गया, इसका एक वाइडर मीनिंग हो गया। स्टॉक मींस क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकते हैं, स्टॉक भी हो सकता है, तो उसमें फिक्स एसेट आ सकती है। फ्रॉड in the form of misappropriation of goods is still more difficult to detect। क्यों सर, क्यों है more difficult? क्योंकि ये ऑडिटर का काम नहीं है। मैंने ये वर्ड गलत यूज कर दिया, ऑडिटर का काम तो है, पर ऑडिटर हर जगह जाके हर एक गुड्स को नहीं देख सकता। कंपनी ने बैलेंस शीट में 50 प्रिंटर दिखाए हैं तो वो 50 के 50 प्रिंटर काउंट हो सकता है ना कराए, वो देखेगा अच्छा ठीक है 15 तो यही पे ओके होगा, 50 हो सकता है। या सपोज कीजिए उसमें लिखा हुआ है कि इतना टन सीमेंट है या इतने बोरी सीमेंट की है, पूरा का पूरा एक गोडाउन भरा हुआ है, तो एक एक सीमेंट के कट्टे को तो नहीं गिनेगा ना ऑडिटर, ही विल नॉट काउंट। और कई बार क्या होता है, सपोज कीजिए आप एक पेट्रोल पंप का अगर आप ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो उस केस में क्या आप तेल को नापेंगे? नो, फिजिबल ही नहीं है। और कई बार तो पेरिशेबल नेचर की होती है, आप आज देखेंगे तो 89 है तो कल देखेंगे तो 88.9 हो जाएगा। तो कई बार ये चीजें पॉसिबल होती है, कई बार ये पॉसिबल नहीं होती है, इसीलिए लिखा गया है कि मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। Underline the word misappropriation of goods is still more difficult to detect। लेकिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप तो एक्सपर्ट हैं, आप तो महान हैं, आप तो अंतर्यामी नहीं है, अदरवाइज इसके अलावा सब कुछ है। For this management has to rely on various measures apart from the various requirement of record keeping about the physical quantity and their periodical check। There must be rule and procedure for allowing persons inside। मतलब हर एक कौन कौन जाएगा अंदर, कौन कौन चेकिंग करेगा, कैसे कैसे चेकिंग होगी, इसका एक पूरा हम कह सकते हैं इंटरनल चेकिंग, इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, उसका इंटरनल ऑडिट होना चाहिए, एक तरीके से 100% कंटिन्यूअस बेसिस पर ऑडिट होना चाहिए। जहां पर चोरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिस एरिया में चोरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नाउ allowing persons inside the area where goods are kept, full stop। In addition, there should be external security arrangement to see that no goods are taken out without proper authority। बच्चों में एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मेरा एक क्लाइंट है जो चीज़ वगैरह बनाता है, या कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने क्लाइंट का एग्जांपल ले लिया। वो क्या करते हैं, वो जब भी कभी उनका माल फैक्ट्री से बाहर निकलता है ना, तो वो लोग गेट पास बनाते हैं। गेट पास में क्वांटिटी प्रॉपर तरीके से काउंट की जाती है, उसे चेक किया जाता है। यानी कि एक बार मेजर कहां हुआ, जहां पर उसे लोड किया गया, दूसरी बार मेजरमेंट कहां पर हुआ, गेट पर हुआ, तीसरा वो एक रैंडम कभी भी करा सकते हैं गेट के बाहर। और वो कौन होगा उसके बारे में ना गेट कीपर को पता होता है, ना अंदर मेजरमेंट वाले को पता होता है। दैट्स द बेस्ट क्वालिटी जो कि मैंने उस कंपनी की देखी। कई बार तो डायरेक्टर खुद खड़ा हो जाता है कि आज मैं मेजर करना चाहता हूं। इस वजह से दहशत होती है, डर होता है कि भैया ठीक है, अगर 100 kg चीज जा रहा है तो वो 100 kg होना चाहिए, 105 kg ना हो कि 100 kg वहां गया और 5 kg वहां से निकाल के मैंने अपने किसी क्लाइंट को दे दिया। कंपनी तो लॉस में चली जाएगी ना फिर उस केस में। आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। फुल स्टॉप। गुड्स कैन बी एनीथिंग इन द प्रीमाइसेस। इट मे बी मशीनरी, इट मे बी even be the daily necessity of the office like a stationery। The goods may be removed by subordinate employee or even by the person quite higher up in the management। कोई भी लालच किसी को भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। Auditor can detect this by undertaking a thorough and strong checking of record followed by physical verification process, also by restoring to intelligent ratio analyze।
Auditor may be able to form an idea whether such fraud exists. बच्चों बहुत सारे तरीके होते हैं हिट एंड ट्रायल करना, मल्टीपल तरीके से उन चीज़ों को चेक करना, एनालाइज करना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। मैं फिर से आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में 2 पॉइंट्स होते हैं, मिस एप्रोप्रिएट गुड्स एंड कैश। गुड्स के बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, अब मैं आया कैश के ऊपर। डिफ्लिकेशन ऑफ कैश मीन्स मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, यानी कि कैश का गलत यूज। इसका मैं एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ। मतलब अकाउंट से विड्रॉ किए गए 5 लाख रुपीस, 1 लाख डायरेक्टर ने अपनी पॉकेट में रख लिया, जिसका कोई वाउचर वेरिफिकेशन खर्चा है ही नहीं, या उसने जो 1 लाख रुपया खर्च किया वो पर्सनल नाम से बिल डाल दी उसमें। ये दैट्स रॉन्ग, दैट इज मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। जो कैश विड्रॉ हुआ है, कैश इंक्लूड बैंक ऑल्सो। आप ये मत सोचना कि कैश का मतलब केवल और केवल मेरी पॉकेट में इन हैंड जो कैश है केवल वही होगा। नो, कैश इंक्लूड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 4, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 एक बार रीड कर लेते हैं। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट इन्वॉल्व द थेफ्ट ऑफ एन एंटिटीज एसेट एंड इज ऑफन perpetrated by employee in relative small and immaterial amount. However, it can also involve management who are usually more able to disgrace or conceal misappropriation in way that are difficult to detect. Misappropriation of asset can be accomplished in a variety of ways. Analyze and explain. बच्चों यही तो सारी की सारी चीज़ें अभी हमने ऊपर रीड की हैं। और ये देखिए आप, ये नवंबर 18 में आया है, तो प्लीज़ इसमें क्या है, इसमें एनालाइज एंड एक्सप्लेन करना है। वही सारी के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल ओवर एसेट में इंक्रीज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ दोज एसेट। बिल्कुल ठीक बात है। State any 3 example of such occurrence of misappropriation of such asset। बच्चों 3 क्या, हम लोगों ने तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके साथ में डिस्कस किए हैं और ये 3 नंबर का है। कितना इजी क्वेश्चन है। आई थिंक बच्चों इन दोनों क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 इज द रीजन फॉर कमिटिंग फ्रॉड, यानी कि एक पर्सन जो कि फ्रॉड करता है, किस टर्म में, फाइनेंशियल टर्म में, वो किस वजह से, किन किन कारणों से कर सकता है। हम इस कॉन्सेप्ट को, रीजन को डिस्कस करेंगे। बच्चों बेसिकली फ्रॉड करने का रीजन अगर देखा जाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे स्टडी मटेरियल में या हमारा जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, या हम कह सकते हैं जो हमारा मटेरियल है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इंसेंटिव, नंबर 2 आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज, एंड नंबर 3 रेशनलाइजेशन। मैं बात करता हूं सबसे पहला पॉइंट, इंसेंटिव। सर इंसेंटिव में फ्रॉड थोड़ा अटपटा सा लग रहा है सर। ये मतलब अगर एक कंपनी, आपके माइंड में आ रहा होगा इंसेंटिव वर्ड सुन के कि अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को इंसेंटिव दे रही है तो उस केस में फ्रॉड कहां से आ गया। बच्चों फ्रंट में जो वर्ड है वो है इंसेंटिव, लेकिन अगर मैं बैकएंड में देखूं तो बैकएंड में जो वर्ड है वो है प्रेशर। यानी कि अगर मुझे कोई भी पर्सन लालच देगा तो उस केस में वो मुझसे
अनफेयर एडवांटेजेस जरूर लेगा, मेरे ऊपर अनफेयर प्रेशर वो ऊपर डालेगा ही डालेगा। सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये जो कॉमन है इंसेंटिव वाला जो टॉपिक है, ये जर्नली कहां पर हिट होता है? ये जर्नली होता है सेल, या हम कह सकते हैं जहां पर अचीवमेंट या जहां पर टारगेट दिए जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। मैं एक छोटा सा आप एग्जांपल देता हूं कि इसमें फ्रॉड कहां हो सकता है। मैं बात करता हूं एक बैंक की। जर्नली कई बार बैंक के जो ब्रांच मैनेजर होते हैं, मैं बात कर रहा हूं इस समय प्राइवेट सेक्टर के जो बैंकिंग होते हैं, मैं उन बैंक्स की बात कर रहा हूं, ना कि मैं पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक, इन बैंक्स की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं HDFC या ICICI बैंक, इस टाइप के जो बैंक्स होते हैं उनके ऊपर, जिसमें कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग है, उसमें ब्रांच मैनेजर को प्रेशर दिया जाता है कि भाई आपको कम से कम X अकाउंट ओपन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको हर महीने 100 करंट अकाउंट ओपन कराने हैं और कम से कम 150 सेविंग अकाउंट आपको ओपन कराना है। अगर आप 100 करंट अकाउंट ओपन नहीं करा पाओगे और 150 अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करा पाओगे, तो हम आपका जो मैनेजेरियल पोस्ट है उसको या तो हम यहां से उठा करके हम आपका कहीं और ट्रांसफर कर देंगे, या फिर आपकी जो इंक्रीमेंट है, जो आपका बोनस है, उसमें आपको रिडक्शन मिलेगी, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। लालच दिया कि अगर आपने 100 और 150 अकाउंट ओपन करा दिए तो आपको मिलेगा बोनस, आपको मिलेगा इंसेंटिव, आपको मिलेगा बेनिफिट। लेकिन अगर नहीं कराया तो वहीं उसके अगेंस्ट आपको मिलेगा डिक्रीमेंट, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा ही नहीं, आपके बोनस में कटौती हो जाएगी। तो यहां जो एक प्रेशर मेरे ऊपर आया, उस प्रेशर की वजह से मेरे ऊपर एक फ्रॉड करने का बर्डन ऑटोमेटिकली आ गया। सिर्फ फ्रॉड करने का ऑटोमेटिकली बर्डन कैसे आ गया? बच्चों, यहां पर हो सकता है मैं जिसके पेपर कंप्लीट ही ना हो, मैं उसको अपना ऑथराइज साइन करके उसके करंट अकाउंट ओपन करा दूं, और मैंने उसका करंट अकाउंट ओपन करा दिया, तो यहां पर हो सकता है कि मैं गलत करंट अकाउंट ओपन करा रहा हूं। एक ऐसा पर्सन, मैंने उससे कहा कि यार मेरे ऊपर ना बहुत ज्यादा प्रेशर है यार, प्लीज मेरे से कम मेरे को 50 अकाउंट तेरे को देने ही पड़ेंगे। या आपने बुक्स में एक अंडर प्रोसेस अकाउंट चल रहा है, उसको दिखा दिया कि हाँ अकाउंट ओपन हो गया। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है वो एक नए फ्रॉड को जन्म दे देती है, जो कि डायरेक्ट इंसेंटिव से कोरिलेट कर पा रही है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मेडिकल इंश्योरेंस का। आपको पता है कि अगर इंश्योरेंस होगा तो एजेंट को कमीशन मिलेगा, अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो उसको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। बड़ा इंश्योरेंस होगा बड़ा कमीशन, छोटा इंश्योरेंस होगा छोटा कमीशन। अब यहां पर क्या होता है, सपोज कीजिए मेडिकल इंश्योरेंस कराना है, अब किसी की तबीयत खराब है, एजेंट कहेगा यार मेरा टारगेट होने में केवल एक इंश्योरेंस बचा है और आज लास्ट डेट है और आज मुझे इंश्योरेंस करना ही पड़ेगा। सामने वाला कहता है कि जी मेरे को तो ये सारी की सारी बीमारियां हैं, अब आप देख लो। इंश्योरेंस एजेंट क्या कहता है, आई विल मैनेज, तुम चिंता ना करो, मैं मैनेज कर दूंगा, तुम बस ये फॉर्म पे साइन कर दो और जहां जहां बीमारियां लिखी हुई है वहां पर कह दो कि नहीं मुझे ना ये है ना ये है ना ये है, आई विल मैनेज। यहां पर भी इंसेंटिव की वजह से, बेनिफिट की वजह से वो फ्रॉड करने के लिए मजबूर हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि इंसेंटिव का फ्रॉड के साथ में कहां कनेक्शन है। मैं आपके साथ अब डिस्कस करता हूं पॉइंट नंबर 2, एंड पॉइंट नंबर 2 इज अपॉर्चुनिटी। बच्चों, अपॉर्चुनिटी ये सबसे डेंजर फ्रॉड पोजीशन कह सकते हैं हम इसको। सर कैसे? क्योंकि बच्चों आपको इस वर्ड से पता पड़ रहा होगा, अपॉर्चुनिटी, अवसर। और जब अवसर मिलता है तो फ्रॉड बड़ा भयंकर होता है, क्योंकि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैं उसे एनकैश कर लेता हूं तो उस केस में फ्रॉड काफी बड़ा होगा। एक मैनेजर, बैंक में एक मैनेजर है, एक जो कि लोन डिसबर्स कराने वाले मार्केट के एजेंट हैं, दोनों काफी क्लोज फ्रेंड हैं।
डिसबर्स कराने वाले को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि लोन डिसबर्स करने की कुछ लिमिट तक पावर होती है ब्रांच मैनेजर के पास। उसने कहा यार तू तो मेरा दोस्त है, आई विल मैनेज, मैं सारे के सारे पेपर जो भी तुम मांगोगे वो सारे मैं आपको दे दूंगा। ब्रांच मैनेजर कहता है ठीक है यार, मैं ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा। दोनों ने मिली भगत करी, एक अवसर पैदा हुआ और एक बहुत बड़ा फ्रॉड कमिट हो गया। जितने भी बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं बैंक के अंदर, वो सारे के सारे अपॉर्चुनिटी की वजह से होते हैं, जहां पर एक रिलेशनशिप होती है और उस रिलेशनशिप का दोनों की दोनों पार्टीज फायदा उठाती हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको अपॉर्चुनिटी। एंड पॉइंट नंबर 3 इज रेशनलाइजेशन। बच्चों, रेशनलाइजेशन होता है छोटे मोटे सोच समझ के किए गए फ्रॉड, कि ठीक है यार, एम्प्लॉयर है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, उन्होंने मुझे 50,000 रुपए पर मंथ एक्सपेंसेस करने के लिए दिए हुए हैं, टोटल एक्सपेंस हो रहे हैं 40,000 रुपीज के, तो मैं एक काम करता हूं 50,000 रुपए का बिल बना करके मैं सेटिस्फाई कर दूंगा एम्प्लॉयर को, उसे भी इतना पता नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड रेशनलाइजेशन। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे तीनों के तीनों पॉइंट फ्रॉड के। बच्चों, फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट आपको अगर याद होगा, फर्स्ट पॉइंट इज इंसेंटिव, उसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज अपॉर्चुनिटी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 3 इज रेशनलाइजेशन। मेरे ख्याल से इन तीनों पॉइंट में आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू राइट इन एग्जाम। एग्जाम के अंदर आपको क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, मैं ये बात आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मैं रीड करने जा रहा हूं, आपको इस चीज को ध्यान से समझना है और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको उसे अंडरलाइन करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट इंसेंटिव की बात करता हूं। इंसेंटिव और प्रेशर। बच्चों अंडरलाइन द वर्ड प्रेशर। इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट fraudulent financial reporting may exist when, underline the word, management is under pressure। मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रंट में इंसेंटिव है, लेकिन उसका बेस, उसका ओरिजिन कहां से हुआ है? वो ओरिजिनेट हुआ है प्रेशर से, क्योंकि इंसेंटिव अगर आपको मिलेगा तो वो उसके साथ में प्रेशर को लेकर के आएगा ही आएगा। इंसेंटिव बिना प्रेशर के आता ही नहीं है। आगे चलते हैं। व्हेन मैनेजमेंट इज अंडर द प्रेशर फ्रॉम सोर्स आउटसाइड और इनसाइड द एंटिटी टू अचीव एन expected अर्निंग टारगेट और फाइनेंशियल आउटकम। मेरे ख्याल से बच्चों इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब हम पॉइंट नंबर 2 दैट इज अपॉर्चुनिटी रीड करने जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड में एग्जिस्ट व्हेन एन इंडिविजुअल बिलीव इंटरनल कंट्रोल कैन बी ओवररिडन। बच्चों अपॉर्चुनिटी कहां पर होगी? जहां पर वीकनेस होगी, जहां पर कमजोरी होगी, वहीं पर अपॉर्चुनिटी आएगी। अवसर कहां पर आता है? जहां पर सामने वाला कमजोर होता है। अगर सामने वाला स्ट्रांग है तो आपको अवसर नहीं मिलेगा। और कंपनी के अंदर कमजोर कौन होता है? उसका कंट्रोल सिस्टम, उसका मैनेजमेंट सिस्टम, उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, या उस कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो उसे मैनेज कर रहा है वो आपके थ्रू इन्फ्लुएंस है या वो आपके कंट्रोल में है। और जहां पर ये सारी चीजें होती है वहां पर अवसर पैदा होते हैं, और जहां पर अवसर पैदा होते हैं वहां पर फ्रॉड कमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आगे रीड करने वाला हूं। बिकॉज द इंडिविजुअल इज अ पोजिशन ऑफ ट्रस्ट और हैज अ नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 3 इज रेशनलाइजेशन। Individual may be able to rationalize committing a fraudulent act.
Some individuals possess an attitude, character or set of ethical value that allow them to knowingly and intentionally committed a dishonest act. बच्चों अंडरलाइन द वर्ड डिसऑनेस्ट एक्ट। और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इंटेंशनली डिसऑनेस्ट एक्ट अगर होता है तो उसे फ्रॉड की डेफिनेशन के अंदर कवर कर लिया जाता है। मैं आगे रीड कर रहा हूं, हाउएवर even otherwise honest individual can commit fraud in an environment that impose sufficient pressure on them. I think बच्चों ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ पास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है जो कि मार्च 2018 और मार्च 2019 में आया था। एक बार उसे अब रीड कर लेते हैं। फ्रॉड, whether fraudulent financial reporting or an appropriation of asset involve incentive or pressure to commit fraud, a perceived opportunity to do so, and some rationalization of the act. Explain. बच्चों इसके अंदर आपको तीनों के तीनों पॉइंट्स मेंशन करने होंगे। केवल इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में आपको तीनों पॉइंट डिस्कस करना है एग्जाम में, जब ये आपको इसे सॉल्व करना है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5 कंप्लीट होता है। थैंक यू।